इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्स इक्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेल देख लिया था। कॉन्सेंट्रेशन सेल का फंक्शन मटेरियल डिफरेंस की वजह से होता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। दोनों इलेक्ट्रोड्स कैसे मटेरियल के बने होते हैं? सेम इलेक्ट्रोड, एकदम आइडेंटिकल। एक तरफ Ag प्लस Ag का इलेक्ट्रोड है, दूसरे तरफ भी Ag प्लस Ag का इलेक्ट्रोड है। मटेरियल एकदम आइडेंटिकल है, आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते, दोनों एकदम सेम है। बट वोल्टेज जनरेट हो जाता है, सेल्फ पोटेंशियल जनरेट होता है। यहां पर सेल्फ पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है? किसकी वजह से जनरेट होता है? कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है। अच्छा, ये बताइए कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अच्छा, कंसंट्रेशन सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आना चाहिए? 1। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद करिए। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप दो तरीके से कैलकुलेट करें, एक डेल्टा जी वाले तरीके से और एक नर्स इक्वेशन से कैलकुलेट करें, तो दोनों तरीके से आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1। नर्स इक्वेशन से भी देख सकते हैं और डेल्टा जी वाले तरीके से भी कि एक कंसंट्रेशन सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। यहाँ पे जो लिखी हुई वैल्यू थी उसको हटा के, ये लिखा हुआ जो सेल था उसको हटा के ये सेल किया था। क्वेश्चन में एक्चुअली में यही सेल यूज होगा। यहाँ ऐसा नहीं था कि ये हमने उस सेल को उल्टा कर दिया, कुछ किया है, नहीं, वो क्वेश्चन ही मैंने चेंज किया है और क्वेश्चन को चेंज करके नया सेल कर दिया है। ठीक है। चलिए, अभी तक आज इतनी बातों में आपको कोई डाउट है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह, डेल्टा जी, नर्स इक्वेशन सब समझ में आया सबको? कोई भी समस्या? कोई भी समस्या किसी को भी? सर। हाँ सर, एक डाउट है सर, ऐसे ही। हाँ, सर, ऐसे ही मतलब किसी मटेरियल का, मतलब सर एक क्वेश्चन था ऐसे ही। अच्छा, पहले का। हाँ बताइए। जैसे मान लीजिए किसी मटेरियल का एसआरपी दिया हुआ है। हाँ, मान लीजिए क्रोमियम है, तो क्रोमियम अगर 3+ से 3 में जाएगा, तो अगर हम लोग उसे किसी और मेटल से कंपेयर करेंगे और अगर हम लोग को रिड्यूसिंग पावर के बारे में बताना हो, तो Cr+3 को लेंगे कि हम लोग Cr को लेंगे? रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? क्रोमियम का होगा या क्रोमियम +3 का होगा? यस सर। तो आप जब जो एसआरपी दिया हुआ है उस एसआरपी से डिसाइड करेंगे कि किसका रिड्यूसिंग पावर डिसाइड सोच रहे हैं और किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सोच रहे हैं। जैसे अभी आपने Cr+ की बात की, तो अगर हमें एसआरपी दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, हाँ है ना? यस सर। अब इसके बेसिस पर जजमेंट करोगे तो दूसरे को रिड्यूस इसके बेसिस पर जजमेंट कर रहे हैं। या एक बात देखिए, ये ले लीजिए एल्यूमिनियम 3+ Al, इसको देखिए। अब इसमें कंपैरिजन में बता दीजिए सर। कंपैरिजन करते हो तो भैया एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, Al 3+ नहीं करेगा। एसआरपी से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो कि ये एल्यूमिनियम दूसरे को रिड्यूस करेगा। यहाँ पे अगर आप ये डेटा यूज करके बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप मान रहे हो कि क्रोमियम रिड्यूस करेगा दूसरे को। ठीक है। तो मैं मतलब अगर एसआरपी कम है तो Al लो एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका एसआरपी जितना कम हो वो उतना ही, वो इलेक्ट्रोड उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, और उस इलेक्ट्रोड में रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये मेटल काम करेगा। तो हम इसको जनरलाइज वे में कह देते हैं कि जिस मेटल का एसआरपी जितना ज़्यादा नेगेटिव है वो मेटल उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन शायद टेस्ट में आया तो उसमें आंसर अपोजिट दिया हुआ था। नहीं, उसमें कुछ और, उसमें जिंक वगैरह या जो भी मेटल था उसका एसआरपी के बजाय एसओपी दिया होगा। आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, देखूंगा मैं। ठीक है।
चलिए आज आपके 6th लेक्चर में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। इलेक्ट्रोलाइसिस की थोड़ी बहुत बातें आपसे लास्ट क्लास में हुई थी। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली से है और लाइसिस का मतलब तोड़ने से है। तो हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने वाले हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट स्पीसीज। और इसमें देखिए ये हम मोल्टन स्टेट में करा सकते हैं या फिर हम एक्वस सॉल्यूशन में करा सकते हैं। तो किसी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में एक इलेक्ट्रोलाइट को कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस को ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्यों होता है? तो इट हैपेंस ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट इन द मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन हम कराते हैं वो रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली होती है, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि एक एक बैटरी और एक मोल्टेन सॉल्यूशन लिया NaCl का। NaCl का मोल्टेन सॉल्यूशन मतलब NaCl यहाँ पे पिघली हुई स्टेट में है। अच्छा, ये बताइए क्या सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? नहीं, आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं। क्या वो सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? Yes, sir. या दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फेज। वो सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? Yes, sir. तो मोल्टन स्टेट में भी अगर हम लेंगे तो मोल्टन स्टेट में भी आयंस फ्री हो जाते हैं, आयंस मूवमेंट कर सकते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है? प्योर वाटर? प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, ये तो कंडक्टर हो ही नहीं सकता। प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत बुरा कंडक्टर है, इंसुलेटर है। और अगर हम नमक को देखें तो नमक भी शुद्ध फॉर्म में, प्योर नमक सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है। पर जब हम नमक को पानी में या नमक को मोल्टन स्टेट में लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। अच्छा, बैटरी में दो टर्मिनल, यहाँ बैटरी लगाई। बैटरी किस टाइप का सेल है? गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? गैल्वेनिक सेल। बैटरी एक गैल्वेनिक सेल है। और यहां पर क्या हो रहा है बैटरी में? बैटरी में एनर्जी वाइज क्या बोल सकते हो? क्या किसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल का केमिकल में? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस समझ के बताइएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कन्वर्जन किसका कहां से हो रहा है। ठीक है। अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में NaCl है तो Na+ के भी आयंस हैं और Cl- के भी आयंस हैं। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस देखिए कहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब देखिए फिर इनके साथ होने क्या वाला है? तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होके वो इसके करीब गया। जब ये करीब गया तो इसको हो क्या रहा था कि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज है, मैं पॉजिटिवली चार्ज हूँ, मेरा तो इसके साथ अट्रैक्शन है, ये मुझे इंटरेक्ट कर रहा है, मुझे पास बुला रहा है। और ये नेगेटिवली चार्ज उसके पास गया, बट यहाँ जाने के बाद इसके साथ कांड हो गया।
ये एक्चुअली ये रॉड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है, और इस रॉड ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और यहाँ करंट का फ्लो है, तो ये रॉड इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। तो इसने क्या किया कि Cl- को पकड़ के उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और Cl- को पकड़ के उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Cl- के एटम बने, वो आपस में कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना दिया। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये ऐसा सोचिए कि ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है। दो चीजें हो रही हैं, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो Cl- नेगेटिव चार्ज आयन आया और इसका इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इधर से ये इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती पंप कर रहा है, और ये पंपिंग चलनी चाहिए, तो यहाँ किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। तो इस रॉड ने पॉजिटिव चार्ज सोडियम को अपने पास भी आया, और सोडियम को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खिला दिया, जिससे ये सोडियम जो है ये कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस से सोडियम में। और देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम प्लस से सोडियम बन गया, मतलब यहाँ पर रिएक्शन रिडक्शन की हुई है, और ये रिडक्शन की रिएक्शन है, सो हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई है, सो इस इलेक्ट्रोड को कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है। और अगर आप नेट रिएक्शन देखें, कैथोड और एनोड पे होने वाली नेट दोनों रिएक्शंस को अगर नेट रिएक्शन के टर्म में देखें, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी हम 2 इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख दें ऐसा, और इनको अगर हम जोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा 2Na प्लस 2Cl-, और देखिए 2Na प्लस और 2Cl- से हमने बना लिया 2 सोडियम एंड क्लोरीन के। अब देखिए ये रिएक्शन वैसे फॉरवर्ड साइड में स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और बैकवर्ड साइड में स्पॉन्टेनियस होती है। तो बैकवर्ड साइड में स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड साइड में नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो फॉरवर्ड का डेल्टा जी कैसा कहेंगे? पॉजिटिव है। और ये जो बैटरी अगर इस बैटरी का डेल्टा जी क्या कहेंगे? 0 है। इसका डेल्टा जी, ये डेल्टा जी 1 लेस देन 0 है, इसका डेल्टा जी 2 ग्रेटर देन 0 है। और जब बैटरी और इसको हमने साथ में कर दिया, मतलब दोनों रिएक्शंस को कपल कर दिया, यही हुआ ना। यहां जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के इधर जा रहे हैं, तो देखिए ये जो हमने दोनों को जब साथ में जोड़ दिया, दोनों को कपल कर दिया, तो हुआ क्या कि नेट का डेल्टा जी, तो नेट का डेल्टा जी आप कह सकते हो कि डेल्टा जी 2 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। एंड अब बैटरी की वजह से इस नेट सेटअप का डेल्टा जी इज ग्रेटर देन लेस देन 0, और यहां पर प्रोसेस हो रहा है, यहां पर प्रोसेस हो रहा है, और इसी को कह रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये बताइए इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो रहा है, या फिर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है? क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज, बिजली वाली एनर्जी का यूज कहां हो रहा है? केमिकल में। तो हम एक बात यहां इलेक्ट्रोलिसिस में कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी। हाँ बेटा। सर एक छोटा डाउट है सर, इसमें हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं क्या? मतलब सर पाप है ये ऐसा कहना कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। देखिए ये सिस्टम का काम क्या? बैटरी चार्ज कैसे होगी? बैटरी का काम ही है, बैटरी के जीवन में एक ही चीज है, अपने आप बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी? या बैटरी जब भी कोई काम धंधा करेगी, वो बैटरी चार्ज होनी चाहिए या डिस्चार्ज होनी चाहिए? आप अपने फ़ोन पे जब आधा घंटा इंस्टा और 2.5 घंटे पबजी खेलते हो तो बैटरी का क्या होता है? बैटरी बढ़ जाती है। तुम्हारी बैटरी नहीं, फ़ोन की बैटरी घट जाती, बैटरी में जो चार्ज का परसेंटेज होता है वो घट जाता है। तो देखिए ये बैटरी
यहां ये रिएक्शन कराने का काम किसने किया? बैटरी ने। तो बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और बैटरी की जो एनर्जी है, बैटरी इसको एनर्जी दे रही है, यहाँ एनर्जी आई इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। जी सर। ठीक है, सर ऐसे भी तो टेक्निकल इसमें टोटल डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। इसमें टोटल डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। टोटल डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो क्या ये कभी रिएक्शन हो पाएगी? अगर हम यहां बिजली सप्लाई कर रहे हैं और रिएक्शन हो रही है तो टोटल डेल्टा जी क्या होना चाहिए? अरे टोटल डेल्टा जी क्या पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव है। एक्सक्यूज मी सर। नेगेटिव आना चाहिए। हाँ बेटा। सर जो नेट रिएक्शन है उसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा सर। आयंस जब मतलब नहीं, आप मेरे बात को समझिए। अगर ये रिएक्शन अकेले कराई जाए, अकेले सोची जाए, सिंगल मतलब यही बस बैटरी की हेल्प ना ली जाए, तो ये रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप घर में नमक को पानी में डिजॉल्व करके रख दीजिए, या आप गोवा चले जाइए समंदर किनारे। सर समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? गोवा का नाम आते ही समझ गए बेटा? नो सर, मुझे लगा था कि हम लोग दूसरी कंडीशन से कर रहे सर। समझ गया। समझ गए? ये Yes, sir. हाँ, जब ये रिएक्शन बस इसकी बात की जा रही है तो ये डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। पर बैटरी के साथ में जाने के बाद बैटरी की वजह से बैटरी का जो डेल्टा जी नेगेटिव है वो क्या कर दे रहा है? जब इसके साथ कपल हो रहा है तो वो अपना जो डेल्टा जी नेगेटिव है उसकी वजह से ये रिएक्शन करा रहा है। Yes, ठीक है? थैंक यू। चलिए अब देखिए, आप कैटायंस और एनायंस के बारे में ऐसा देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कैटायंस और एनायंस हैं। एनायन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और कैटायन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। यहाँ आप देखिए, जो क्लासिकली जो एनोड और कैथोड की नेमिंग है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वजह से ही नेमिंग है। कैटायंस जिस इलेक्ट्रोड पे जाते थे इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायंस जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे उस इलेक्ट्रोड की नेमिंग कर दी गई कि दैट इलेक्ट्रोड इज कैथोड, और एनायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते थे उस इलेक्ट्रोड की नेमिंग कर दी गई कि वो इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड। तो कैथोड और एनोड का नेमिंग जो है वो यहीं से आ रहा है। बट क्या हमें हम ये नेमिंग अब किस तरीके से सोचते हैं? तो भैया कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है और एनोड वो है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट गैस करिए। कैसे गैस करेंगे? तो देखिए, अब एक मेरी बात समझिए। अगर यहां पर दो कैटायंस हो, दो कैटायंस, ये मान लीजिए ये सोडियम प्लस हो, मोल्टन स्टेट में ही है, ये सोडियम प्लस है और दूसरा कैटायन जो है वो लिथियम प्लस है। अब यहां रिड्यूस होने में कंपटीशन हो जाएगा। यहां रिड्यूस होने के लिए दो लोग हैं। अब यहां रिड्यूस होने में कंपटीशन हो जाएगा या नहीं होगा? यस। Yes. क्या दोनों साथ साथ रिड्यूस हो जाएंगे? No. इससे रिडक्शन ज़्यादा है। दोनों साथ में रिड्यूस हो जाएंगे? तो पता नहीं, देखते हैं। हो सकता है दोनों साथ में रिड्यूस हो सकता है ना भी हो। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन रिड्यूस होगा? तो कैथोड इसको जबरदस्ती रिड्यूस कर रहा है या फिर ये रिड्यूस होना चाह रहे हैं? होना चाहिए। अगर ये होना चाहते, रिड्यूस अपने आप रिड्यूस होना चाहते तो रख देते क्लोराइड आयन के साथ, रिड्यूस हो जाते ही अपने आप। कैथोड कर रहा है। ये क्या सोडियम जो है वो Na+ के फॉर्म में रहने की ज़्यादा इच्छा है या फिर सोडियम के फॉर्म में? Na+ में। आप इसका SRP भी देख के बता सकते हो। लिथियम प्लस का SRP कितना है? अरे लिथियम प्लस का SRP 3 वोल्ट के आसपास। मैग्नीट्यूड में मतलब तो साइन भी बता दो बेटा। माइनस
-3.05 चाहिए। लिथियम प्लस का SRP किसी को तो याद है या देख के बताया होगा ना? चलिए, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन से लिथियम, और इसका जो SRP है वो -3.05 है। और सोडियम प्लस का SRP बता दीजिए जरा। -2.71 वोल्ट। क्या दोनों के रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है या दोनों के जो रिड्यूस होने की ईज है, ईज का मतलब कौन इजीली रिड्यूस हो जा रहा है, कौन डिफिकल्टी के साथ रिड्यूस हो जा रहा है, क्या दोनों इक्वल ईज से रिड्यूस हो जाते हैं? अच्छा, इन दोनों में से किसको रिड्यूस करना आसान है, लिथियम प्लस को या सोडियम प्लस को? Na+ को। तो जब कैथोड जबरदस्ती रिड्यूस करेगा तो कौन आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? इसका मतलब जब दोनों दो कैटायंस हैं तो वो कैटायन रिड्यूस होगा, प्रेफरेंसली पहले वो कैटायन रिड्यूस होगा जो आसानी से रिड्यूस होता हो। हाँ है ना? अगर दो कैटायंस हैं, अगर दो डिफरेंट कैटायंस हैं और दोनों के रिड्यूसिबिलिटी या ईज ऑफ रिडक्शन डिफरेंट है, तो प्रेफरेंसली पहले कौन सा कैटायन रिड्यूस होगा? तो प्रेफरेंसली पहले वो कैटायन रिड्यूस होगा जिसको रिड्यूस करना आसान है। और रिड्यूस करना किसको आसान है, देखिए जरा SRP के बेसिस पे बताइए। सोडियम प्लस को रिड्यूस करना आसान है, और इसका SRP से बताइए कि कौन से आयन को या कौन सी स्पीसीज को कैथोड पे रिड्यूस करना सबसे आसान होगा, जिसका SRP ज्यादा हो। SRP जितना ज्यादा हो रिड्यूस करना उतना आसान है, और SRP जितना कम हो उस कैटायन को या उस स्पीसीज को रिड्यूस करना उतना मुश्किल है। तो अगर दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कैथोड पर, तो वो आयन या वो स्पीसीज रिड्यूस होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या जिसका SRP सबसे ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलिए एनोड की बात करते हैं। मान लीजिए एनोड पे दो आयंस हैं, ये एक है F- और दूसरा है I-। यहां इनको क्या होना है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज। तो F- ऑक्सीडाइज करके सोच सकते हैं कि ये बना देगा F2+2 इलेक्ट्रॉन, और I- जो है ये ऑक्सीडाइज करके बना देगा I2+2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए जरा मुझे कि इनमें से कौन से आयन को ऑक्सीडाइज करना ज्यादा आसान है, F- से F2 को या I- से I2 को? I- से I2 हम लोग ये देख भी चुके हैं। F- से F2 बनाना कठिन है और I- से I2 बनाना आसान है। अच्छा, अगर इनके SOP की बात की जाए, SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड F2 और F- का जो इलेक्ट्रोड है, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेट होगा क्या? कितना होगा? क्या उसको माइनस ऑफ स्टैंड SRP कह सकते हैं? अच्छा, इसका SOP कितना होगा अब बताइए? इसका SOP -2.87 SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका SOP है 0.54 वोल्ट। तो ये बताइए अब एनोड पे इन दोनों आयंस में से कौन सा आयन इजी ऑक्सीडाइजेबल है? I- को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब जरा देखिए SOP के टर्म में देखिए
कौन सा आयन एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है प्रेफरेंसली? कौन सी स्पीसीज एनोड पे प्रेफरेंसली ऑक्सीडाइज हो रही है? जिसका एसओपी ज्यादा हो। एनोड पे वो स्पीसीज प्रेफरेंसली ऑक्सीडाइज होगी जिसका एसओपी ज्यादा हो। अच्छा, एसओपी ज्यादा हो तो एसआरपी के बारे में कमेंट करिए। एसआरपी कम हो। एसआरपी कम हो। अच्छा, एसआरपी हमें स्पीसीज का नहीं लेना है, एसआरपी इस इलेक्ट्रोड का कहा जाएगा। F2 और F- का एसआरपी और F2 और F- के इलेक्ट्रोड का एसओपी। तो अगर आप एसआरपी के टर्म में बात करें तो एसओपी के टर्म में बात करें तब देखिए एसओपी ज्यादा होना चाहिए। एसआरपी के टर्म में बात करें तो एसआरपी कम होना चाहिए। एक बार एक साथ समझिएगा, एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन की। तो प्रेफरेंसली कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए? तो जिसका एसओपी ज्यादा हो या जिसका ओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो वो रिएक्शन होनी चाहिए। हाँ ना? अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो अगर आप एसआरपी के टर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं कि एनोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका एसआरपी कम होगा या जिसका एसआरपी सबसे मिनिमम आएगा। कैथोड पे होती है रिडक्शन की रिएक्शन। रिडक्शन की रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन प्रेफर की जाएगी या वो रिएक्शन यहां प्रेफरेंसली होगी या वो स्पीसीज यहां प्रेफरेंसली ऑक्सीडाइज होगी जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आरपी सबसे ज्यादा है। तो आपको एकदम नोमेनक्लेचर से याद रखना है। कैथोड, तो कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो अगर एक से ज्यादा आयन्स हैं तो कौन सा आयन रिड्यूस होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा या कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, अब जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड का ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम आना चाहिए। तो अगर आप एसआरपी के टर्म में बात करें तो यहां ज्यादा से ज्यादा एसआरपी वाली रिएक्शन होगी और यहां ज्यादा से ज्यादा एसओपी वाली, दैट्स वाई ज्यादा से कम एसआरपी वाली होगी। तो इसी को कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बतानी हो और यहां कंपटीशन चल रहा हो, कंपटीशन का मतलब है कि एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट हो किसी इलेक्ट्रोड पे, तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या उनके रेस्पेक्टिव रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख के बता सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सुनिएगा, हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल से बताना चाहिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से बताना चाहिए या रिडक्शन पोटेंशियल से बताना चाहिए? किससे बताना चाहिए? रिडक्शन से या स्टैंडर्ड से बताना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल से बताना चाहिए। आई बात समझ में? हमें रिडक्शन पोटेंशियल से बताना चाहिए, पर एक्चुअल में देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो थोड़ा बहुत, कॉन्सेंट्रेशन अगर थोड़ा बहुत वेरी हुआ है तो उससे रिडक्शन पोटेंशियल चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसी वजह से अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड ही ना हो, कॉन्सेंट्रेशन दिया ही ना हो, बस बता दिए गए कि ये दोनों आयंस प्रेजेंट हैं, तो वैसी सिचुएशन में हम सीधा सीधा बता देते हैं किससे? तो स्टैंडर्ड डेटा से। हाँ, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड कर दी जाए और फिर आपको पूछा जाए तो आप नॉन स्टैंडर्ड डेटा या उस स्टेट में जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको निकालेंगे और फिर बताएंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड करने में आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर दुनिया की कोई भी सेल हो, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर उसका एनोड है, उसमें कोई इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रोड पे एक ही रिएक्शन हो सकती है, वो है ऑक्सीडेशन की। तो एट एनोड ओनली ऑक्सीडेशन या ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए,
एट कैथोड रिडक्शन होता है, और अगर मोर देन वन स्पीसीज आर प्रेजेंट एट कैथोड, कैथोड पर एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, देन स्पीसीज विथ हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रेफरेंशियली रिड्यूस्ड। कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होगी? तो जिस स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो स्पीसीज कैथोड पर रिड्यूस होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैथोड पर वो स्पीसीज रिड्यूस होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, एनोड की बात करते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और अगर एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है एनोड पर, तो एनोड पर वो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यहां प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा और रिडक्शन पोटेंशियल कम। करेक्ट है? समझ में आई बात? पक्का? कभी भूलोगे तो नहीं इस बात को? कांड तो नहीं करेंगे हम? प्रभाव, बेटा तुझे कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए तो फिर सवाल करते हैं। हाँ, सवाल से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। पानी एक एलिमेंट है या कंपाउंड है? कंपाउंड है। पक्का? सबको पता है कंपाउंड है? अच्छा, पानी का मॉलिक्यूल होता है, पानी का एटम होता है? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो नहीं आता होगा अपने को ढंग से? आता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 है। चलिए, पानी का रिडक्शन करें, अगर कहीं पे ऐसा हो कि पानी रिड्यूस हो रहा हो, वाटर का रिडक्शन हो रहा हो, तो पानी का रिडक्शन करें, तो पानी में किसका रिडक्शन होना चाहिए? H+ का। तो पानी में रिडक्शन H+ का होगा, और H+ रिड्यूस होके क्या बनाएगा? H+ रिड्यूस होके बनाएगा H2। पक्का? और ऑक्सीजन का क्या होगा? नहीं, हमें केवल पानी का ऑक्सीडेशन करना है, पानी का रिडक्शन करना है केवल इस रिएक्शन में। तो पानी में आप लोगों ने बताया और मैंने मान लिया, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मैंने मान लिया कि अगर आप पानी का रिडक्शन करते हैं तो H2 बनेगा, क्योंकि पानी में H जो है वो प्लस में है, O जो है वो -2 में है। अब ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट -2 है, ऑक्सीजन -2 से रिड्यूस होकर -3 नहीं जा सकता, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने बोला हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, तो मैंने मान के H2 बना दिया। पर यहाँ ऑक्सीजन भी तो है, इस ऑक्सीजन का क्या होगा? ये किस फॉर्म में? नेसेंटो भी बना तो भी तो 0 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। O-2। अरे O2 बनेगा। अच्छा, देखते हैं बेटा, O2 बने। चलिए, आपकी बात मान गई मैंने। O2 बना दिया तो ये देखो तुम्हारे साथ के कह रहे हैं कि ये दोनों बन गया, पर बनाना तो एक ही चाहिए था। अब क्या करें? पानी को, तो पानी में देखिए, अब रिडक्शन करना है तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन को छेड़ना नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं छेड़ना है। यानी पानी में
पानी का रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीजन तो -2 ऑक्सीजन स्टेट में ही होना चाहिए। क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए कि ये O-2 आयन के फॉर्म में रहेगा? O2-2 बेटा, O2-2 जो भी कह रहे हो तो भी ऑक्सीजन स्टेट छेड़ दिया आपने। अगर आप O2-2 तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया? -1। नाम क्या है इसका? पेरोक्साइड आयन। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। हाँ, तो बेटा ये भी नहीं छेड़ना, ये भी नहीं करना। हाँ, ये बात हुई। अब देखिए, पानी में ऑक्सीजन O-2 के फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं रह सकता। पानी में कभी ये O-2 के फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं रह सकता। फिर ये किस फॉर्म में रह सकता है? OH-। तो देखिए, अगर आप एक मेरी बात याद रखिए, अगर आप सोडियम ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन O-2 के फॉर्म में है, सोडियम +1 के फॉर्म में है, इसको पानी में ऐड करते हो तो ये क्या कर देता है? Na+NOH- बना देता है। कैसे बना? तो पानी में जो H2O है इसने O-2 के साथ रिएक्शन करके बना लिया OH-। बना दिया? समझ में आया? तो यहां पे O-2 की बजाय बनेगा OH-। चलिए, एक समस्या तो खत्म हुई कि बनेगा क्या। तो ये पानी का ऑक्सीजन का बन गया OH-। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा इससे बहुत रिलेटेड बात तो नहीं है बट समझिएगा। O2- प्लस वाटर से बना OH-। चाहिए रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 OH- लिख दे रहे हैं। यहां वाटर ने किसका काम किया? एसिड का या बेस का? प्रिंटिंग एरर आ गई है। वाटर ने यहां किसका काम किया? अरे आप लोगों ने एसिड का नाम सुना है? एसिड वो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व करने के बाद H+ प्रोड्यूस करते हैं। या ब्रॉन्स्टेड की थियरी से, ब्रॉन्स्टेड और प्रोटॉन डोनर थियरी, जो स्पीसीज प्रोटॉन डोनेट करती है, H+ डोनेट करती है, उसको कहते हैं एसिड। तो यहां प्रोटॉन देने का काम कौन कर रहा है? H2O। और उसको लेने का काम कौन कर रहा है? O-। तो ये काम किया, इसने काम किया किसका? एसिड का। और इसने काम किया किसका? बेस का। अब आप GOC की एक बात याद करिए, एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्गर साइड से वीकर साइड प्रोसीड करती हैं या फिर वीकर साइड से स्ट्रॉन्गर साइड? स्ट्रॉन्गर से वीकर। मतलब यहां जो एसिड, देखिए इसने H+ यूज किया तो ये बन गया OH-, और इसने H+ गेन किया तो बन गया OH-। अब ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, और ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। जरा दोनों एसिड को कंपेयर करिए, पानी एंड OH- में कौन ज्यादा एसिडिक है? पानी या OH-? पानी इज मोर एसिडिक। अच्छा, O-2- या O-2 और OH- में कौन ज्यादा बेसिक है? O2-। तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तो O-2 से वाटर, O-2 प्लस वाटर ये OH- बना देगा। तो यहां पे मिल जाएगा आपको OH-। सही है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड। बैलेंस करें, बताइए कैसे करें? बैलेंस हो गया क्या? अब जरा आप इसका SRP बताइए, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताइए, SRP कितना आ रहा है? आप टेबल देख सकते हैं, आपके ग्रुप में मैंने टेबल भेजा है, फटाफट ग्रुप में टेबल देखिए।
इसका SRP कितना है? अरे देखा, -0.88 -0.83। इसका SRP, पानी का SRP आ रहा है 0.83 वोल्ट। ठीक है, यहां पानी का रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। पानी के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। पानी का ऑक्सीडेशन, पानी में कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है? O-2। और हाइड्रोजन तो +1 में है, हाइड्रोजन +2 नहीं बना सकता, हाँ है ना? हाइड्रोजन +2 नहीं बना सकता, हाइड्रोजन का हाईएस्ट +1 है। तो यहाँ रिडक्शन किसका, ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए? O-2 का। और ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? O2, ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन का क्या होगा? H+ के, पानी में हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रह सकता है, तो हाइड्रोजन का H+। और बस ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन तो इधर पे 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का नंबर उधर पे 4 हो गया, तो इधर पे 4 कर दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 आ गया। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है? अच्छा, अगर मुझे इसका SOP चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए क्या होना चाहिए? हाँ, यही तो कांड होता है बेटा, यही कांड है। हाँ, किसी ने कुछ और बोला वैल्यू, प्रभो शायद तुम थे। 1.23। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 1.23 न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही है, साइन के बारे में सोच। -1.23 या +1.23। ये बताइए, अगर हमें सबका SRP दिया हुआ हो और हमें इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो हमें किसका SRP देखना चाहिए? SRP किसका देखना चाहिए? वाटर का SRP देखना चाहिए या किसी और का SRP देखना चाहिए? इसका SOP बताना है, इसका SOP बताने के लिए हमें किसका SRP देखना चाहिए? O-2। नहीं बेटा, यहां देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, तो बैकवर्ड रिएक्शन किसकी है? रिडक्शन की। भैया इस इलेक्ट्रोड में वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है? वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ध्यान से देखो, बैकवर्ड रिएक्शन में रिड्यूस कौन हो रहा है? O2 रिड्यूस हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है। और किस में रिड्यूस हो रहा है? वाटर में। और माहौल कैसा है? माहौल न्यूट्रल माहौल है, एसिडिक माहौल है, बेसिक माहौल है? एसिडिक माहौल, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल एंड वाटर का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों बराबर होंगे। अब यहां मेरी एक बात ध्यान से समझिए आप, क्या कभी ये बात की गई कि कभी आपसे ये बात कही गई कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर एक दूसरे का नेगेटिव होता है? नहीं। एक इलेक्ट्रोड का, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का नेगेटिव होता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है F2 और F- की, इस इलेक्ट्रोड का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर करें तो वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव आएगा। अब ये दोनों बताइए, ये दोनों सेम इलेक्ट्रोड हैं या डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं? ये दोनों डिफरेंट। हाँ, अब देखिए, इस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करें, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करें, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करें तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। पर क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे? नहीं, ध्यान रखिएगा। अब हो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ही रहना है, एक ही एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का हो रहा है क्या दोनों रिएक्शन में? देखिए
वो कहीं तो हो रहा है। अभी मैंने क्लास, बेटा बहुत मारेंगे तुम्हें, अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा कि वाटर क्या है, आपने एलिमेंट बोला या कंपाउंड बोला? कंपाउंड। अच्छा हाँ सर ठीक है। कंपाउंड, और इस कंपाउंड में दो एलिमेंट हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सर समझ गए सर। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का हो रहा है और रिडक्शन हाइड्रोजन का हो रहा है। ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों को जोड़ दो अगर तो बिजली प्रोड्यूस हो मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ हो सकता है। दोनों केसेस में इलेक्ट्रोड डिफरेंट हो गए। डिफरेंट इलेक्ट्रोड है। कंपाउंड का जब भी आए, ये कंपाउंड का रिडक्शन, ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट एलिमेंट का हो रहा है, और सेपरेट एलिमेंट के होने की वजह से दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक दूसरे का नेगेटिव नहीं है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो वो ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल इन एसिडिक मीडियम का नेगेटिव है। और आप टेबल में देखिए, टेबल में आपको ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है एसिडिक मीडियम में, Yes. कितना दे रखा है? 1.23. 1.23। तो पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए कितना होना चाहिए? -1.23. -1.23 वोल्ट। और पानी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होना चाहिए? -0.3 वोल्ट। अच्छा, ये H2 को बैकवर्ड रिएक्शन में देखेंगे तो ये H2 का रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ ना, सॉरी, ये बैकवर्ड रिएक्शन में H2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो फिर ये जीरो क्यों नहीं है? H2 का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और मीडियम है, बेसिक हाँ मीडियम, बेसिक मीडियम है, ये मीडियम बेसिक है। और हमने जो बात की थी वो कौन से मीडियम की बात की थी? न्यूट्रल मीडियम है। अगर आप यहां पे इसका स्टैंडर्ड डिफाइन करोगे तो किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1m होनी चाहिए? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1m होनी चाहिए, पर हमने जो डिफाइन किया है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? उसमें H+ की 1m है, तो OH माइनस की कितनी है? 10⁻⁻14 है। तो यहां पर वाटर का जब रिडक्शन हो रहा है तो एकदम ध्यान रखिए, वाटर का रिडक्शन है तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा और H2 बनेगा, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा और O2 बनेगा, और दोनों का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे का नेगेटिव नहीं है। इसकी वैल्यू है -0.83 और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो -1.23 वोल्ट है। अगर मुझे इसको सोचना है SRP के टर्म में, तो यहाँ SRP ऑफ वाटर नहीं लिया जाएगा, यहाँ SRP ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर इन एसिडिक मीडियम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सीधा 0.83 के सोच लिया, तो 0.83 के सोचोगे तो बेटा बहुत सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप गलत बता दोगे, तो इनका ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। पहला सवाल है मोल्टेन NaBr यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बहुत महंगा इलेक्ट्रोड है, हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज क्यों कर रहे हैं? हाँ, कनेक्शन के लिए, हाँ रिएक्शन कराने के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा और रिएक्शन के लिए सरफेस चाहिए, तो उसी लिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करें। प्लैटिनम यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मोल्टेन स्टेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी है नहीं। अच्छा अब बताइए एनोड पर कौन सा आयन है? एनोड पे कौन से आयन, कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है? Br माइनस एनोड पे इकलौती स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है। Na+ तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अच्छा Br माइनस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? Br2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा कैथोड पर बताइए कि कैथोड पे कौन सा आयन अवेलेबल है? तो कैथोड पर आयन है Na+।
तो रिएक्शन में के लिए केवल एक आयन Na+, तो यहाँ बैलेंसिंग के लिए हम 2Na+ से सोडियम बना देते हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये सोडियम सॉलिड स्टेट में आएगा या लिक्विड स्टेट में आएगा? NaBr मोल्टन स्टेट में है, तो ये मेटल भी कैसा आना चाहिए? मोल्टन स्टेट में आएगा। मोल्टन मतलब हमने हीट किया है किसी वजह से। हाँ, हमने मेल्ट किया, उसको फ्यूज कर दिया, हीट करके किया होगा, या इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको गर्म किया होगा, मतलब कैसे भी उसको गर्म किया है। नेट रिएक्शन इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं तब तो सॉलिड फॉर्म होता है। अभी बात करते हैं बेटा, अभी ये मोल्टन स्टेट में है, सॉल्टी मोल्टन स्टेट में गया है, तो Na2Na+ प्लस 2Br-, हाँ एक्वस यह होता, और अगर ये प्रोड्यूस होता तब सॉलिड फेज में बन सकता था, यहां पर ये लिक्विड फेज में बनेगा। तो सेकंड रिएक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन गलत लिखे हैं। हाँ, यस इधर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो नेट कैंसिल हो जाए, तो एनोड पर प्रोड्यूस होगा Br2 गैस और कैथोड पे प्रोड्यूस होगा सोडियम लिक्विड। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्वस NaBr यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब सॉल्यूशन एक्वस हो गया, तो अरे बेटा रुक जाइए, इतनी जल्दीबाजी अच्छी नहीं है। पहले देख तो लीजिए कि एनोड पर है कौन कौन ऑक्सीडाइज होने के लिए। तो Br- है एंड वाटर है। अब तो कंपटीशन हो गया ना, फाइट हो गई। दोनों में कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी? ब्रोमीन नहीं बेटा, ब्रोमाइडैन क्या है। पर आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी? स्पीसीज विथ हायर, या चलिए एसओपी निकालिए, एसओपी लिख लेते हैं फिर चेक कर लेते हैं। Br- अगर ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ एक्वस फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा Br2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहाँ पे 2Br- एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसका एसओपी बता दीजिए कितना होना चाहिए? -1.09। या अगर आप एसआरपी के टर्म में देखेंगे 1.09। एसआरपी से इलेक्ट्रोड का, एसओपी से इलेक्ट्रोड का, तो एस अरे 1.09 वोल्ट एनसीईआरटी डेटा है। अच्छा, अगर वाटर का देखें तो वाटर लिक्विड स्टेट में है और वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो H2 बनना चाहिए या O2 बनना चाहिए? O2। और क्या बनेगा? H+, और क्या बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर दिया। इसका एसओपी बताइए। और इसका एसआरपी कितना है? 1.23 वोल्ट। अब बताइए एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो अब इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? Br- ऑक्सीडाइज होगा या फिर वाटर ऑक्सीडाइज होगा? Br-। तो हम कह सकते हैं एट एनोड स्पीसीज विथ हायर एसओपी या हायर ओपी इज ऑक्सीडाइज्ड, या अगर हम एसआरपी के टर्म में कहें या आरपी के टर्म में कहें तो कह सकते हैं लोअर आरपी विल बी ऑक्सीडाइज्ड। हाँ बताइए।
H2 बाद में ऑक्सीडाइज होगा। अगर सारा Br- खत्म हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि Br- निकलता गया और निकलते निकलते Br- का नंबर ऐसा हो गया कि अब Br- का निकलना पॉसिबल नहीं है, तब Br- खत्म है, तब वैसी सिचुएशन में वाटर ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा। ठीक है, पर अगर दोनों में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है तो हम कहेंगे प्रेफरेंसली पहले Br2 ऑक्सीडाइज होगा। चलिए कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पे भी कंपटीशन है क्या? कैथोड पे किस में कंपटीशन है? H2O, हरिओम। चलिए ज़रा देखें, Na प्लस इलेक्ट्रॉन ये बनाता है सोडियम। यहाँ पे सोडियम अगर बनता तो क्या फिजिकल स्टेट आती? सॉलिड। तो यहाँ सॉलिड में बनता। अच्छा, इसका SRP कितना है? -2.71 वोल्ट। और पानी अगर रिड्यूस हो, पानी के रिडक्शन से क्या बनना चाहिए? H2 और OH माइनस। तो वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा H2 गैस प्लस OH माइनस एक्वस, और रिएक्शन को बैलेंस करें तो 2 2 2। इसका SRP कितना आ जाएगा? -0.83 वोल्ट। अब बताइए प्रेफरेंसली कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन होना चाहिए? वाटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कैथोड पर यहाँ वाटर एट कैथोड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और ऐसा बोल सकते हैं कि एट कैथोड स्पीसीज विथ हायर क्या? ओपी, आरपी, SRP और RP विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो कैथोड पर हायर SRP वाली स्पीसीज, या अगर RP आपको पता चल जाए तो RP वाली स्पीसीज रिड्यूस होगी। तो बताइए अब यहाँ पर एनोड पर कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी? यहाँ पर एनोड पर यहाँ पर Br- ऑक्सीडाइज होगा, और कैथोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा? सॉरी, कैथोड पर वाटर रिड्यूस होगा। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट रिएक्शन तो Br- से बन रहा है Br2, और वाटर के रिडक्शन से बन रहा है H2 और OH-, है ना। देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों रिएक्शन को एज इट इज ऐड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो Br- प्लस 2 वाटर गिविंग यू H2 प्लस 2 OH- एंड Br2। H2 प्लस Br2 एंड 2 OH-, एंड यहाँ पे आ गया 2 2 और इधर पे 2 OH-। ये आ जाएगी नेट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई बातें? अब 2 बातों का जवाब दीजिए कि इस रिएक्शन, ये जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड करेगी, सॉल्यूशन का पीएच पे क्या असर पड़ेगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी, सॉल्यूशन के पीएच पे क्या असर पड़ेगा? पीएच इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? हाँ, OH- के पैदा होने की वजह से पीएच इंक्रीज होगा। हाँ, दूसरी बात बताइए, इस रिएक्शन का E0 निकालिए जरा। इस रिएक्शन का E0 जरा, E0 देखिए। E0 की वैल्यू कितनी है? कितनी आ जाएगी? तो यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Br-। रिडक्शन किसका हो रहा है? वाटर का।
तो वाटर का SRP कितना है रिडक्शन में? -0.83, -0.83 वोल्ट। और इसका SOP कितना है? SOP -1.09, है ना। तो अगर आप SRP लेते तो देखिए आपको ई सेल के दो फॉर्मूले हैं, RP ऑफ कैथोड, सॉरी E0 RP ऑफ कैथोड प्लस EOP ऑफ E0 OP ऑफ एनोड। एक फॉर्मूला ये सुना है। एक तो RP OP दोनों के टर्म में, RP OP दोनों के टर्म में करेंगे तो प्लस करेंगे, है ना। अगर दोनों RP के टर्म में करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। तो चलिए हम ये लिख लेते हैं ये फॉर्मूला, तो E0 RP ऑफ कैथोड प्लस E0 OP ऑफ एनोड लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना। कैथोड का RP कितना है? कैथोड का RP इज, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है -0.83, और एनोड का RP कितना है? एनोड का OP कितना है? -1.23 वोल्ट। तो अब बताइए इसका E0 कितना आ जाएगा? 0.09 ओह सॉरी, हाँ 1.09 है। अब बताइए इसका E0 कितना आ जाएगा? -2.92 आ रहा है। 1.92 आना चाहिए, -1.92। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर मुझे इस रिएक्शन को कराना है तो इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए बाहर से मिनिमम कितना वोल्टेज लगाना चाहिए? 1.92। और अगर रिएक्शन को अगर खूब स्पॉन्टेनियस करना है, खूब प्रोड्यूस करना है, तो क्या करना चाहिए? 1.92 से बड़ा करना चाहिए। अच्छा, इसका डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं? इसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.92 इंटू एन की वैल्यू देखिए यहाँ कितनी है? एन की वैल्यू 2 है। 1.92 इंटू 2F, ये वैल्यू आ जाएगी जूल पर मोल में। ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो मिनिमम बैटरी का मिनिमम डेल्टा जी कितना होना चाहिए? इससे ज्यादा, इससे कम नहीं। बैटरी का डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम डेल्टा जी नॉट के बराबर। मिनिमम नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी नॉट के बराबर, यस सर, यस। है ना। तो देखिए बैटरी का वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल, या ऐसा लिख दें ई बैटरी, जो बैटरी अप्लाई कर रहे हैं उस बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.92 वोल्ट, है ना। अगर बैटरी जो लगाएंगे उस बैटरी का वोल्टेज इससे ज़्यादा है तभी तो नेट पॉजिटिव होगा, नेट ई पॉजिटिव होगा और रिएक्शन होगी। और डेल्टा जी के टर्म में कहें कि बैटरी का डेल्टा जी कितना होना चाहिए? कम से कम बैटरी का डेल्टा जी के बारे में कंडीशन क्या बोल सकते हो कि ये 1.92 इंटू 2F से के नेगेटिव के बराबर होनी चाहिए या उससे भी कम होनी चाहिए? अगर जस्ट बराबर हो गई तो डेल्टा जी विल बी 0, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू इससे, ये इस रिएक्शन का डेल्टा जी है, इससे भी ये वैल्यू आई इससे भी ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेट जब करोगे तो नेट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस पे मेंस में तो आपको बेसिक सवाल, मेंस या एडवांस में कई सारे बेसिक सवाल ये पूछे जाते हैं कि कौन प्रोड्यूस होगा, फिर पूछा जाता है कि पीएच पे क्या असर पड़ेगा, तो नेट रिएक्शन देख के आप पीएच बता सकते हैं। फिर आपको ये पूछा जाता है कि भैया बैटरी का मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो बैटरी का मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए 1.92 वोल्ट। और डेल्टा जी कितना होना चाहिए बैटरी का, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए जो बैटरी यूज करेंगे उसका डेल्टा जी कम से कम इतना नेगेटिव, इतना किलोजूल पर मोल से नेगेटिव आना चाहिए।
अरे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, माइनस एन एफ ई, तो ये तो ई आ गया, ये एफ आ गया, और ये क्या होगा, हाँ सर। ये एन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। सर हाँ डेल्टा जी बैटरी वाला एक पीछे बता दीजिए। भाई सेल का डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब ये तो अपने आप होगी नहीं। यस सर। हाँ है ना। अब अगर ये रिएक्शन कराएगी बैटरी, तो बैटरी का डेल्टा जी और सेल का डेल्टा जी मिलके कम से कम 0 होना चाहिए या 0 से कम होना चाहिए। यस सर। हाँ है ना। तो देखिए इतना प्लस समथिंग 1.92 इंटू 2F प्लस x, ये मान लीजिए x इज द डेल्टा जी ऑफ बैटरी, इसकी वैल्यू 0 से कम या 0 के बराबर जब आएगी तभी ये रिएक्शन बैटरी करा पाएगी। यस सर। अब यहाँ x की वैल्यू, x के बारे में कमेंट कर लीजिए कि x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1.92 इंटू 2F, है ना। और x क्या है, ये डेल्टा जी ऑफ बैटरी है। ओके सर। पक्का। यस सर। चलिए अगला सवाल, एक्वस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जा रहा है। चलिए बताइए एनोड पे कौन सी स्पीसीज है, एनोड पे कौन कौन सी स्पीसीज है। एनोड पर अपने पास कौन कौन है, वाटर है और कौन है, सल्फेट आयन है। हरिओम। अच्छा कैथोड पे कौन सी स्पीसीज है, तो वाटर है, ठीक है। अब बताइए एनोड पे सल्फेट है एंड वाटर है, कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होनी चाहिए प्रेफरेंसली, तो सल्फेट में जरा ऑक्सीडेशन स्टेट पे गौर करिए। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस 6। सल्फर प्लस 7 में तो जा सकता है, नहीं जा सकता, तो क्या सल्फेट ऑक्सीडाइज हो पाएगा, नहीं, तो फिर कौन होगा, H2O। तो यहाँ सल्फेट तो है पर एक कंपटीशन से बाहर है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसकी जगह वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और वाटर ऑक्सीडाइज होके देखेंगे, वाटर लिक्विड स्टेट में है, ऑक्सीडाइज होके O2 बनाएगा, H+ बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। कैथोड की बात करिए, कैथोड पे कौन कौन है, कॉपर प्लस एंड H2O। तो कैथोड पे भी 2 लोग हैं, कॉपर 2+ एंड वाटर। कौन ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी कौन रिड्यूस होगा, कॉपर। तो इसका जरा SRP देख लीजिए, कॉपर का SRP कितना है, 0.32 और इसका -0.83। कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, कॉपर। यहाँ कॉपर जाएगा, यहाँ बोल सकते हैं कि कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज होना चाहिए, सॉरी रिड्यूस होना चाहिए। रिएक्शन लिख दें तो कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा कॉपर सॉलिड। यहाँ सॉलिड स्टेट में बनेगा क्योंकि एक को सॉल्यूशन है, मोल्टेन नहीं है। नेट रिएक्शन बताइए, नेट रिएक्शन कॉपर बनाने के पहले 2 से मल्टीप्लाई करें। बहुत बढ़िया, 2 कॉपर 2+, हाँ, और उसके बाद क्या करें, वाटर। अरे वाटर वाली रिएक्शन में भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, हाँ 2H2O, और बन जाएगा क्या, कॉपर O2 गैस + 2 कॉपर सॉलिड + 4
4H+। ठीक है, हाँ ये बताइए pH पे क्या असर पड़ेगा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और pH पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आई बातें? श्रेयांश कुमार सिंह, समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ पे pH से ऐसे बताया जैसे कि H+ ऐसे रिलीज हो रहा है तो उसका कंडीशन। हाँ, हमने pH कैसे बताया? तो H+ प्रोड्यूस हो रहा है और H+ प्रोड्यूस हो रहा है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH क्या होगा? अरे कम होगा। कैसी बातें करते हो? pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+। लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी है ये बढ़ेगी तो लॉग H+ बढ़ेगा और नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव लॉग H+ कम हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात बताइए कि क्या एनायंस में अगर कभी भी ऐसा हो कि वाटर ही आ जाए, वाटर भी हो और वाटर में सल्फेट जैसा एनायन हो। अब सल्फेट जैसा एनायन मतलब जिसमें सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में हो, तो क्या ये आयन ऑक्सीडाइज होगा या उसकी जगह वाटर ऑक्सीडाइज होगा? वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर सल्फेट आयन आ जाए तो सल्फेट आयन देखोगे, सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज, सल्फेट आयन में सल्फर हाईएस्ट में है तो सल्फर तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दूसरी बात देखिए सोडियम से थोड़ा सा, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस लिथियम प्लस बेरियम +2 मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम के +2 आयंस एंड एल्यूमिनियम +3 आयंस, इन सब का SRP अगर आप टेबल में देखें तो इन सब का SRP जो है वो वाटर के SRP से कम है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम +3 के जितने भी आयंस हैं उन सारे आयंस का जो SRP है वो वाटर के SRP से भी कम है। तो बताइए एक्वस सॉल्यूशन में अगर ये आयंस हैं तो क्या ये आयंस रिड्यूस होंगे या इनकी जगह कोई और स्पीसीज रिड्यूस होगी? कोई और स्पीसीज रिड्यूस होगी। अगर कोई और स्पीसीज नहीं है तो कौन रिड्यूस हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। एक्वस देखिए माहौल एक्वस है, एक्वस मीडियम में सोडियम प्लस है तो क्या सोडियम प्लस कभी भी रिड्यूस होगा? सोडियम प्लस रिड्यूस नहीं होगा। कौन रिड्यूस होगा? नहीं, कोई और रिड्यूस होगा। सोडियम प्लस रिड्यूस नहीं होगा, ये बात कह सकते हैं, कोई और रिड्यूस होगा। अगर कोई और नहीं है तब वाटर रिड्यूस होगा। मान लीजिए कॉपर +2 आ जाए, कॉपर +2 भी हो, सोडियम प्लस भी हो, वाटर भी हो, कौन रिड्यूस होना चाहिए यहाँ, पानी या कॉपर 2+? कॉपर +2। हाँ, पर ये बात कह सकते हैं कि जब तक पानी है तब तक सोडियम प्लस को रिड्यूस नहीं होना है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार SRP वगैरह का चक्कर में नहीं पड़ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में समझ लीजिए कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन है, ये कंडीशन पहले है, तो एनायन जिनमें सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है वो आयन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट, ये सारे कभी एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हाईएस्ट में है और इनको ऑक्सीडाइज किया जाए, अगर इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उससे कम पोटेंशियल में पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये आयंस ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, इनकी जगह कोई और ऑक्सीडाइज होगा। और अगर कोई और नहीं है तो पानी तो है ही, माहौल एक्वस है तो पानी है, पानी हो जाएगा। नेक्स्ट, कैटायंस ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्यूमिनियम +3 विल नॉट बी रिड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कभी ये एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं किए जाएंगे और इनकी जगह कौन रिड्यूस होगा? फिर से वही बात,
कोई और कोई और नहीं तो, अगर कोई और नहीं है तो क्या रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ये फॉस्फेट नाइट्रेट वगैरह भी रिड्यूस नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और ये कैटायंस रिड्यूस नहीं होंगे। अगली बात होती है F माइनस की। F माइनस एक्वस अगर है, मतलब ये पानी में बात की जा रही है या मोल्टन स्टेट में बात की जा रही है? पानी में। अब बताइए क्या पानी में F माइनस ऑक्सीडाइज होगा या पानी ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए? पानी में F माइनस को ऑक्सीडाइज करना वाटर हो जाएगा, यानी F माइनस अगर एक को सोल्यूशन में है तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। विल नॉट बी ऑक्सीडाइज इन एक्वस सोल्यूशन, विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन। ये स्पीसीज एक्वस सोल्यूशन में कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स डिटरमाइन करिए। पहला है मोल्टेन कॉपर सल्फेट। ये पहला ही सवाल जबरदस्त आ गया। मोल्टेन कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मोल्टेन कॉपर सल्फेट मोल्टन स्टेट में है। पानी है क्या अपने पास? क्या यहां नो रिएक्शन कह दें? नो रिएक्शन कह दें क्या? कॉपर तो रिड्यूस हो सकता है, आपकी बात सही है, पर SO2 SO4 2 माइनस में क्या SO4 2 माइनस दिक्कत कर रहा है ना? तो क्या ख्याल है आपका? यामिनी, आपका क्या ख्याल है? उसको ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज मतलब हो जाएगा या SO4। हाँ, इसका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये अच्छी चीज आई। अच्छा देखते हैं, चलिए कैथोड पर क्या कहोगे? अरे इतना इतना बुझा बुझा सा रिस्पॉन्स क्यों दे रहे हो? कैथोड पे तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा। मरिए सब। कैथोड पे कॉपर ही ऑक्सीडाइज, सॉरी कॉपर ही रिड्यूस होगा। अब एनोड की समस्या थी। एनोड पे कुछ जनता कह रही है कि नहीं, पर कुछ जनता को लग रहा है या एक लोगों को लग रहा है कि सल्फेट ऑक्सीडाइज हो सकता है, पर सल्फेट में सल्फर तो नहीं हो सकता, तो फिर ऑक्सीजन हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, सल्फेट का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया होगा, जिनको नहीं बताया है वो समझिए 2 नेगेटिव है तो 2 O माइनस कर दिया, और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसा ये है सल्फेट। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये वाले का -2। इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है? ना को -1 मत बोलना कांडे। यहाँ सल्फेट में कोई भी, सारे ऑक्सीजन -2 में है या 2 ऑक्सीजन -2 में है, बाकी 2 -1 में है? सारे -2 में है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ध्यान रखना भाई, ये चार्ज -1 आ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज दैट विल अपीयर ऑन द एटम्स if we consider all the bonds to be ionic in nature and locate the bond pair electrons on the more electronegative atom। तो देखिए
ऑक्सीडेशन स्टेट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज जो एटम्स के ऊपर अपीयर होगा। और कब अपीयर होगा? तो जब हम इनके बॉन्ड्स को आयनिक मानिए, सल्फर और बॉन्ड को आयनिक मानिए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे ले जाइए, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा? -2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। सारे ऑक्सीजन यहाँ -2 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके O2 बना दें। O2 बनाएंगे तो ऑक्सीजन को फ्री करना पड़ेगा, और O2 बनाओगे तो सल्फर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ है ना? अरे सल्फर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, और सल्फर से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। डाइमराइज नहीं, देखिए ध्यान से, होता क्या है कि हम ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है, हम इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए ज़रा हम इस पे इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे दिखा सकते हो, ये हो गए इस पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे हाई वोल्टेज, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो जो स्पीसीज बनी उस स्पीसीज पे ध्यान दीजिए, उसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। मतलब जिसके नाम पे ऑक्सीडेशन है उसी को हमने यहां बनाया है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये ऑक्सीजन क्या ऐसे रहना पसंद करेगा या अपने स्टेट को बदलना चाहेगा? बदलना चाहेगा। और देखिए इस स्पीसीज में ऑक्सीजन का दुख क्या है? ऑक्सीजन के लिए दुखी होने की बात क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ऐसी दो दुखी आत्माएं, ऐसे दो दुखी स्पीसीज आपस में कंबाइन करेंगे, अपना दुख बांटेंगे, और दुख बांटते बांटते इनको एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि चलो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं मतलब अपने पास जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हम दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। मतलब सल्फेट ऐसा नहीं है कि सल्फेट ऑक्सीडाइजेबल नहीं है, ऑक्सीडाइजेबल है, पर एक्वस सॉल्यूशन में जब पानी आ जाएगा तो वो पानी के कंपैरिजन में मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट ऑक्सीडाइज ना होके पानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट जब मोल्टन स्टेट रहेगा, कोई और स्पीसीज है नहीं, और आप खूब पोटेंशियल अप्लाई करें तो ज़बरदस्ती सल्फेट भी ऑक्सीडाइज होगा, और सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर ये वाली स्पीसीज प्रोड्यूस करेगा। अब इस स्पीसीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए स्पीसीज को, क्या कह सकते हैं? यहां पेरोक्साइड लिंक है क्या? पेरोक्साइड लिंक है। पेरोक्साइड लिंक स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्यों? आपस में ये लोन पेयर्स के बीच में खूब रिपल्सन होगा, जगह के लिए मारामारी होगी, एकदम दोनों करीब करीब में हैं, तो ये बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे। तो पानी को O2 में ऑक्सीडाइज करना आसान है, पर सल्फेट को इसमें ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है। और इसका देखेंगे कि इसका SOP जो होता है, इसका SOP जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली -2.0 वोल्ट। ये लगभग 2 वोल्ट के बराबर इसका SOP आता है। लगभग SOP जो है वो इसका 2 वोल्ट के -2 वोल्ट के बराबर है, मतलब इसका SOP बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसी वजह से पानी अगर है तो पानी का SOP इज -1.23 वोल्ट, इसका -2 वोल्ट है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। पानी है तो पानी हो जाता है। बट अगर पानी नहीं है, मोल्टन स्टेट में है, तो सल्फेट ही है, तो इसी को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और ये ऑक्सीडाइज होके ये वाली स्पीसीज बनाएगा। रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो 2SO4 माइनस ने यूज़ किए 2 इलेक्ट्रॉन और बना दिया, देखिए सल्फर के 2 एटम, ऑक्सीजन के 8 एटम, और नेगेटिव चार्ज 2 एटम पे है, तो +2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली स्पीसीज बना दी। तो फाइनल ये रिएक्शन हो गई एनोड पे,
और ये रिएक्शन हो गई कैथोड पे। ज़रा पहचानिए इस आयन को, कहीं देखा है क्या? यस। इसका एक एसिड होता है H2S2O8। H2S2O8 जिन्होंने नहीं देखा है वो आज देख लीजिए और इसका नाम याद रखिएगा। इसको कौन सा एसिड कहते हैं? मोहर सॉल्ट। वाह, इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं। इसको कहते हैं मार्सल्स एसिड। एम से है तो कुछ भी बोल दो। ये है मार्सल्स एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मार्सल्स एसिड। और जहाँ जहाँ नेगेटिव लग रहा है, जहाँ जहाँ नेगेटिव लग रहा है वहाँ आप H लगा दें, वहाँ H लगा दें तो मार्सल्स एसिड मिल जाएगा। तो मार्सल्स एसिड का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। सर इसको परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। हाँ, इसका कॉमन नेम है मार्सल्स एसिड, और अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ बताइए, इसका नाम क्या कहते हैं? और परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड नेमिंग से करेंगे तो एक परऑक्सी है और इधर का लग रहा है कि ये सल्फ्यूरिक का पार्ट है, इधर का सल्फ्यूरिक का पार्ट है, तो इसको एक और नाम बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ सल्फेट का मन तो नहीं है रिड्यूस होने का, पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो सल्फेट को रिड्यूस होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। एसओपी कैसे निकाला? एसओपी निकाला कहाँ, टेबल में दिया था, मैंने याद रखी है। सर क्वेश्चन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मेंशन करने का कुछ सिग्निफिकेंस है? रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अभी आप अगले सवाल पे जाएंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, अगले पे नहीं, अगले के अगले। चलिए, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बताइए एनोड पे कौन है? एनोड पे कौन है? पानी है और NO3 माइनस है। पानी के रहते क्या NO3 माइनस ऑक्सीडाइज होगा? वो सब नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए, पानी का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर कौन है? Ag+ और H2O है। अब बताइए Ag+ और H2O, SRP याद रखिए। अभी तक याद हुआ कि नहीं SRP इनका? Ag+ का SRP लगभग 0.80 वोल्ट और ये इसका होता है -0.83 वोल्ट। अब बताइए कौन सी स्पीसीज होनी चाहिए? Ag+ विल बी रिड्यूस्ड। पूरी टेबल नहीं, मैंने आपको मार्क करके भेजा है कुछ। अच्छा ठीक है, चलिए तो अब इसका ज़रा नेट से रिएक्शन लिखें। एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन, तो वाटर के ऑक्सीडेशन से बन जाता है O2 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर रिडक्शन होगा Ag+ का, और ये हो जाएगा 4Ag+ से Ag सॉलिड। ठीक है, pH पे क्या असर पड़ेगा? pH डिक्रीज कर जाएगा। चलिए तीसरा सवाल, हाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वाले अब क्या हो गए? पढ़िए ध्यान से, कॉपर के इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। सवाल में कुछ चेंज हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में। यस, थोड़ा सा लॉजिक लगाया आपने, अच्छा किया, पर एक बार ध्यान से इसको पहले आप SRP से एक बार डिसाइड करिए कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस होगी, उसके बाद बात करिए। वाटर, सल्फेट और कॉपर तीनों होंगे सब एनोड में। फिर से बोलिए प्रभु। CO2+ रिड्यूस हो जाएगा
Cu2 प्लस रिड्यूस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसे वाटर ऑक्सीडाइज होगा। वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें कोई माइनस नहीं होगा। कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, किसने बताया? मैंने प्रभु। तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा लेकिन वो इलेक्ट्रॉन में जाके डिपॉजिट होगा। अरे हमें ये बताना है कि कैथोड पर क्या हो रहा होगा। तो कैथोड देखिए, कैथोड तो बना है, कैथोड पे रिड्यूसिबल स्पीसीज कौन सी है? तो एक तो कॉपर 2+ है, कॉपर प्लस एंड H2O। SRP देखें 0.32 प्लस 0.34 और ये है माइनस 0.83 वोल्ट। किसको रिड्यूस होना चाहिए? कॉपर +2 विल बी रिड्यूस्ड। अच्छा, एनोड पे बताइए। SO4 एनोड पे है तो SO4 वाटर, और एनोड बना किसका है? कॉपर का है, तो कॉपर भी तो है। SOP अगर देखिए तो इसका SOP लगभग 2 वोल्ट के पास है, इसका 1.23 वोल्ट है, और कॉपर का SOP कितना आ जाना चाहिए? 0.34 वोल्ट। अब बताइए, कैथोड पर तो कॉपर रिड्यूस हो गया, यहाँ एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा? कॉपर विल बी क्या? ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ रिएक्शन अगर देखेंगे तो रिएक्शंस में कॉपर जाएगा, कैथोड पर कॉपर +2 एट कैथोड विल बी रिड्यूस्ड। कैथोड पर जो कॉपर +2 गया वो रिड्यूस हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। और एनोड पर कॉपर जो बना हुआ है एनोड पर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर 2+। ठीक है, आई बात समझ में? सेटअप को समझिए ज़रा। सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, और यहाँ रखा गया है कॉपर सल्फेट। चलिए बताइए, एनोड कौन है यहाँ पे? पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल या नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल? पॉजिटिवली चार्ज। होगा क्या? तो एनोड पे कॉपर की रॉड से कॉपर के एटम सॉल्यूशन में आएंगे कॉपर +2 के फॉर्म में, और फिर ये कॉपर +2 जो होगा ये इस रॉड पर डिपॉजिट होता जाएगा, है ना? यानी इस एनोड वाली रॉड का वजन बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? और कैथोड वाली रॉड का वजन बढ़ेगा। सॉल्यूशन में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम, सॉल्यूशन में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। जितना कॉपर 2+ प्रोड्यूस होगा उतना ही कॉपर 2+ यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। सॉल्यूशन में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। अगली बात बताइए, सॉल्यूशन का पीएच पे क्या असर पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस से सॉल्यूशन के पीएच पे कोई असर पड़ेगा या पीएच कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा, या पीएच चेंज हो जाएगा? पीएच चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है कि पीएच चेंज क्यों नहीं होगा? यस तक ना ऑक्सीडेशन में रिडक्शन हुआ। हाँ, H+ ना प्रोड्यूस हो रहा है ना कंज्यूम हो रहा है, तो इसकी वजह से पीएच में कोई चेंज
नहीं आएगा। सही हो। तो बट जब वो कैथोड की रॉड खत्म हो जाएगी तब तो वाटर ही होगा ना। फिर से बोलिए एक बार। सर जब कैथोड की रॉड पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद तो वाटर होना ना। हाँ, पर यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रोड है, मतलब है, जब तक है तब की बात की जा रही है। जब ये खत्म हो जाएगा तो करंट कैसे जाएगा? खत्म हो गया तो बेटा रॉड खत्म, ये वायर ऐसे ही अटकेगा, ठीक है। सही है, सही है। हाँ, तो जब तक ये है तब तक की बात की जा रही थी। अच्छा, इस मेथड में देखिए, ये एनोड है, यहाँ से कॉपर आया, इस कॉपर टूबेस आया, इस पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। क्या इस मेथड को हम कॉपर के प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं? यस सर। इसको इम्प्योर कॉपर ले लीजिए, यहाँ से कॉपर प्लस जो भी कॉपर होगा वो कॉपर +2 में आएगा, और वो कॉपर +2 इधर प्योर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होता जाएगा। प्यूरिफिकेशन में टेंथ में पढ़ा था ये वाला मैंने। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं उसको, और इसको कॉपर की रिफाइनिंग में यूज भी करते हैं। यस। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ कॉपर को क्या कह सकते हैं? ये जो कॉपर है, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रोड है या रिएक्शन के टुवर्ड्स इनर्ट है? पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कॉपर इज एक्टिंग एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहाँ ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, या इसका काम बस करंट नहीं, ये जाना नहीं है, रिएक्शन कराना नहीं है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। तो इसको कहेंगे कि ये यहाँ किसका काम कर रहा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का या एक्टिव इलेक्ट्रोड का? एक्टिव इलेक्ट्रोड का। तो ये एग्जांपल हो गया एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहा जाए, कॉपर इलेक्ट्रोड कहा जाए, तो उसका मीनिंग है यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है, मतलब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें इसको भी कंसिडर करना होगा। अब देखिए, नेक्स्ट केस है सिल्वर इलेक्ट्रोड, AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। क्या ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है? अरे हाँ या ना? ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस है। यहां पर सिल्वर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आपको इसको भी उसी तरीके से करना है। ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट, वेरी डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये कैसा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव या इनर्ट? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो आपको इसको भी ट्राई करना है। और ये छठा क्वेश्चन जो है, एक्वस NaF यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये 6 तक आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाता है, ठीक है। यस सर। आई बात समझ में? चलिए, आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को?